कश्तियाँ सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। ना खुदा जो आपकी कश्ती को चलाने वाला नाविक होता है उसको कहते हैं। और ये सच बात है कि अगर आप ठान लें ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। लेकिन उस ठानने में एक चीज़ होनी चाहिए कि अपने भीतर विश्वास भरा रहना चाहिए। ज़िंदगी में निराशा का दौर कभी नहीं आना चाहिए। जब कभी ज़िंदगी निराश करने लगे तो अपने भीतर का बल ही आपको आगे ले जा सकता है। अगर उसकी एक वानगी देखनी हो तो ये सुशील, सुदर्शन, सौम्य चेहरा जो आप हमारे बगल देख पा रहे हैं, ये है अनिल पांडे। और इनका परिचय मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपके भीतर अभी सस्पेंस होगा कि अनिल पांडे लिखा हुआ है, रैंक 1 आरओ कौन है? तो ये रैंक 1 आरओ अनिल पांडे हैं। समीक्षा अधिकारी में उन्होंने रैंक 1 पाई है। और मैं सच कहता हूँ कि रोमांचित हूँ मैं। जीवन में अध्यापक के वह क्षण जब उसे लगता है कि उसने जो अपनी ज़िंदगी की पूंजी दी, बांटी, ये उसका ब्याज मिला है। और गांव में हमारे कहावत है कि मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। तो जो ये सिलेक्शंस होते हैं वो सूद है हमारा, और ये बड़ा प्यारा है। आज अनिल हमारे साथ हैं। हम अनिल से बात करें और उस बातचीत में शुरुआत करें तो सबसे पहले हम अनिल से अनिल का परिचय पूछेंगे कि आप की पारिवारिक पृष्ठभूमि और आप कहाँ से हैं और तैयारी का सफ़र क्या रहा। तो आपका नाम और कौन सी रैंक, ये एक बार आपका परिचय होता है। मेरा नाम अनिल पांडे है। मैं अम्बेडकर नगर ज़िले का रहने वाला हूँ। आरओ 2023 की परीक्षा में मैं पहली रैंक प्राप्त किया हूँ। और यही सर 2018 से तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ से हैं अनिल? मैं अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर इन्होंने बताया कि क्षेत्र ग्रामीण है, अभी नगर पंचायत का दर्जा मिल चुका है। तो ग्रामीण से नागरिक होते हुए जिस जीवन को जिया गया है, गांव की गलियों में उछल कूद कर भागा गया है, आज ये गांव की गलियों का छोरा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बन करके बैठेगा, और वो भी सबसे टॉप रैंक 1 पर। तो सवाल ये है कि इनके बारे में तो हम जानते रहेंगे, लेकिन इनके बारे में जानते हुए एक चीज़ जो आपके मन में बहुत आती है कि सबसे पहले ये जाना जाए कि इन्होंने तैयारी कैसे शुरू की, और ये बातचीत आपके लिए कितनी लाभप्रद हो। तो हम आपके लिए जो लाभप्रद बातें हैं कि इनकी तैयारी की रणनीति कैसे रही, इन्होंने जीएस कैसे पढ़ी, हिंदी कैसे पढ़ी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बस एक चीज़ और पूछेंगे कि जब रिज़ल्ट आया तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, और मित्रों की और घर वालों की जो प्रतिक्रिया मिले वो बताइए ज़रूर। सर रिजल्ट आया तो मैं तो लगातार शाम से ही स्क्रॉल कर रहा था ऐसे टैब में, पूरा खोल के एक टैब खोला था उसका क्या कहते हैं आयोग के वेबसाइट का, दूसरा टेलीग्राम का खोला था कि कहाँ जल्दी कौन पहले दे दे कौन पहले देगा जल्दी। फिर उसके बाद जैसे रिजल्ट आया तो मेरे जस्ट बगल में बैठा हुआ लड़का, अरे सर रैंक 1 एकदम, मार धड़ाक से मारे हम अपने मेज पे। अरे मेज पे मारे। फिर उसके बाद तुरंत हम लोग बाहर आए, 11:30 बज गया था तो सड़क भी लगभग खाली ही थी। फिर फोन करके हम लोग मित्रों को बुलाए माहौल बनाने के लिए गजब है, रौला है। बुलाए, फिर सारे जुट गए तो फिर शोर शराबा हुआ काफी देर तक सर। तो वही फिर घर बातचीत उसी, अब शोर शराबा होने लगा एकदम। मेरा भाई भी साथ ही रहता है तो वो आ गया, मैं अपना फोन पकड़ा दिया उसको, घर बात करता रहा लगातार। बढ़िया है। हम चाहते हैं जीवन में ये जो अचानक जीवन बदल जाने का शोर होता है, ये सामान्य शोर नहीं होता है, और उस शोर का केंद्र जब आप होते हैं तो बहुत अद्भुत आनंद मिलता है। हम चाहते हैं आपके जीवन में भी आनंद आए। तो आगे बढ़ते हैं और तैयारी की रणनीति पर आते हैं, जो मुख्य बात है। पीसीएस वो आपने जैसा बताया अभी कि मैं चाहता हूँ कि आरओ तक आने से पहले आपकी जो यात्रा रही, आपने सिविल सर्विसेज कब से शुरू की, आपका इंटर कहाँ से रहा, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, ये भी बता दें। क्योंकि हमारे जीवन में ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में एक भाव होना चाहिए, कृतज्ञता। हमने जीवन में जहाँ जहाँ कुछ भी किसी स्कूल के अध्यापक से भी कोई जुड़ाव रहा है तो उनकी चर्चा, और हमारी यात्रा में, इस जीवन यात्रा में सफलता मुकाम पर तो ज़रूर उनका जिक्र होना चाहिए। तो आपने इंटर और आदि जो भी पढ़ाई की वो सब। इंटर की सर पढ़ाई मैं वहाँ से किया था, हमारे गांव से ही एक विद्यालय था श्री चित बहाल आदर्श इंटर कॉलेज करके, वहाँ से पढ़ा था। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए 2012 में चला गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज है कि इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, वहाँ से किया। फिर उसके बाद 2018 तक इलाहाबाद में ही रहा। फिर लगा कि यहाँ से नहीं हो रहा है तो साथ के थे सब जा रहे थे लड़के दिल्ली, तो मैं भी दिल्ली चला गया। फिर कोरोना में इधर उधर मार भाग दौड़ रहे, फिर
उसके बाद 2022 में प्रीलिम्स हुआ जा करके, 22 पीसीएस का। जी, पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ। फिर उसी बीच में 2021 का आरओ आया था, उसका मैं प्रीलिम्स दिया था, पास नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद 2023 का मैं प्रीलिम्स नहीं पास कर पाया। 24 का प्रीलिम्स पास किया, मेंस दिया तो इंटरव्यू कॉल नहीं हुई। 25 का सर अभी दिया हूँ, और फिर इस बीच में आरओ का चल ये रहा है। हाँ, ये तो पीसीएस की यात्रा रही। तो अब कितने मेंस आपने लिखे? 3 पीसीएस का मेंस लिखा हूँ, 1 आरओ का सर, यही जिसमें चयन हुआ। तो इस वाली आरओ की यात्रा में आपकी, अच्छा, तो एक एक चीज़ जो मैं क्लास में आपसे कहता रहता हूँ, जैसे मैं जानता हूँ अभी मेरे पास जितने फ़ोन सफलता के आ रहे हैं, मैं सच कहता हूँ, कोई कहे ना कहे, उतने ही फ़ोन असफलता के आते हैं। एक अध्यापक के दोनों कंधों पर ये जिम्मेदारी रहती है कि जो छात्र सफल हो गए हैं उनके लिए उसके पास हिम्मत बंधाने के शब्द हों, और जो सफल हो गए हैं उनके साथ वो आनंद को जी सके। एक साथ दोनों भावों को मैं सच में जी रहा हूँ। मेरे पास आज फ़ोन आए और सच में जो रोने वाले फ़ोन थे, और वो सच में कि मतलब एकदम टूट चुके, निराश हो चुके, तो उनके साथ मैं रो भी लेता हूँ। और आज सुबह सुबह जब तुम्हारा फ़ोन आया तो मतलब वो खुशी के आंसू भी आ ही जाते हैं, और सच कहता हूँ आ ही जाते हैं। अध्यापक के जीवन का ही हम संस्थान नहीं, हम कभी ज़िंदगी में हो भी नहीं पाएंगे, भगवान न करे कभी हम संस्थान बने। हम तो कहते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कोई संस्थान कोई बड़ा है तो ना भौकाली है, ये दुनियादारी बाजार हमको न बनावे। जिस भाव से अध्यापन हमको दिया ये बना रहे। तो जो जो निराश है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये प्रमाण है आपके सामने कि इन्होंने पीसीएस पर लिखा, नहीं हुआ, पिछला वाला आरओ प्रीलिम्स तक नहीं हुआ, और ये इतने पीसीएस के मेंस लिखते लिखते सफलता आरओ में मिली, और वो भी रैंक 1 की मिली। तो अपने हाथ का जो काम है वो करते रहिए। जी सर। तो अब अगला सवाल आपसे है कि तैयारी में आरओ की फोकस हो जाए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को मास्टर साहब की नहीं समझ में आती, टॉपर की समझ में आती है। तो भाई टॉपर हमारे साथ है। तो तैयारी में जीएस और हिंदी के लिए आपने शुरू में क्या किया? जीएस के लिए सर मेनली मैं घटना चक्र ही फॉलो करता था। घटना चक्र के सारे इकोनॉमिक्स के अलावा, इकोनॉमिक्स के लिए मैं कर लेता था, उसका छोटा सा आता था, घटना चक्र की ही परीक्षा दृष्टि करके आती थी, उससे मैं कर लेता था। बाकी ये सारा चलता था। और मंथली मैं करंट के लिए रखता था, वो आती है प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण मैं कर लेता था, उसका आता है। बाकी यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र की आती है तथ्यसार, वो कर लेता था। मैं 3 मतलब मुख्य फोकस रखता था। एक सर उसका इतिहास का पूरा घटना चक्र बढ़िया से कर लेता था, और ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था तो बहुत वहाँ नहीं लोड लेता था, और इन्वायरमेंट भी इतनी बार पढ़ लिया गया था कि वही प्रश्न बार बार, तो परीक्षा के लास्ट दिनों में थोड़ा सा देख लेता था। साइंस बायोलॉजी बढ़िया से कर लेता था सर, इधर केमिस्ट्री और ज्योग्राफी वो फिजिक्स थोड़ा सा देख लेता था। अच्छा, कौन सी किताबें, जी, किन किताबों से आपने जीएस को देखा? मूलतः सर घटना चक्र पूर्वालोक। और हिंदी के लिए सर मैं उसकी किताबें, आदित्य पब्लिकेशन की आती है किताब, उसके मूलतः वही रखा था। फिर आपकी जो भी हंगावलोकन सीरीज थी, और आप जो संधि वगैरह करके प्रीलिम्स वाला जो आपका पाठ्यक्रम था पूरा, उसको मैं कायदे से किया था। और उसमें से 3 टॉपिक के मैंने नोट्स अच्छे से बनाए थे, जैसे एक वाक्य अशुद्धि वाले, एक वर्तनी अशुद्धि वाले, और सर एक कोई और टॉपिक मैं भूल रहा हूँ। इन तीनों का मैं बढ़िया से लिख के बनाया था, उसी को बार बार देख लेता था, तो चीज़ें हो जाती थी वहाँ से। तो प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए तो एक सीधा नियम यह है जो इन्होंने बताया, मैं बीच बीच में समरी बताया देता हूँ, क्योंकि मैं यही चीख चीख के रोज़ बताता हूँ। आप मानिए, और इस गवाही से मानिए कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर पूर्वावलोकन जरूर पढ़ना है, और हिंदी के लिए नहीं, जीएस के लिए भी, और उसके चारों ऑप्शन को एनालिसिस करके पढ़ना है। हो सकता है अगली बार उसी ऑप्शन से सवाल बन जाए। जी सर, एक और मैं छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। मैं डेली जैसे सुबह लगभग 7:30-8 के आसपास लाइब्रेरी पहुँच जाता था, तो एक जो घटना चक्र की फ़ोटो स्टेट ही आती है, वो 2012 से लेकर के 24 तक के पेपर हैं, मैं उसको डेली जो है परीक्षा के 30-40 दिन पहले से तो शुरू ही कर देता था, कि एक पेपर प्रीवियस ईयर वाला पीसीएस वाला डेली कर लेता था। अच्छा, हिंदी में घटना चक्र में या किसी भी किताब में जी, त्रुटियों के बारे में, क्योंकि हिंदी में किसी किताब को आंख मूंद करके फॉलो करने की ज़रूरत है कि नहीं है, उसके बारे में एक छोटी सी राय। हिंदी में सर त्रुटियों के बारे में, जैसे जो
ऑप्शन आयोग द्वारा दिए जाते हैं उनमें तो ठीक रहता है, और जो जैसे पीसीएस मेंस के प्रश्न हैं जिसमें नहीं ऑप्शन दिए रहे तो उनमें फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो यही है। बाकी और प्रामाणिकता के नाम पे आप बताते हैं कि वासुदेव नंदन प्रसाद जी वाली बुक है, वो उसका कोई जोड़ नहीं है, तो उसको किया जाए। यहाँ मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव पेपर जो परीक्षाओं ने पहले से बनाए हैं, मैंने विहंगावलोकन सीरीज और वो जब करवाई थी तो मैंने बताया था कि उन सवालों को जरूर पढ़ लेना जो प्रीवियस ईयर पेपर में एक्चुअल है। अब वो पीसीएस मेंस का कोई पेपर है और डिस्क्रिप्टिव पेपर आया और उसका उन्होंने ऑप्शन बनाया, तो सवाल बनाने वाला जो आपका अभ्यास करवाने जा रहा है वो सही बना पाए ना बना पाए, इसमें गड़बड़ होती है। तो वो पूर्व परीक्षा प्रश्न जरूर पढ़ने हैं, कोई एक बेसिक किताब आपका मन करे जरूर पढ़िए, और साथ में बस जुड़े रहिए, कान में जाता रहेगा तो हिंदी आ जाएगी। तो ये तो प्रीलिम्स की बात रही। प्रीलिम्स के बाद मुख्य परीक्षा में हम पहुंचते हैं, क्योंकि वही मुख्य है, सिलेक्शन वही दिलाती है और रैंक वही बनाती है, क्योंकि प्रीलिम्स तो आपका चक्रव्यूह का पहला दरवाजा है। तो जब आप मुख्य परीक्षा में पहुंचे तो उम्मीद करता हूं जीएस पर कुछ विशेष बात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीएस जिस तरह प्रीलिम्स की चल रही थी वैसे ही चलती रही। असली खेल है मुख्य परीक्षा में 150 नंबर की ड्राफ्टिंग वाला पेपर। तो आलेखन पर आते हैं, और आलेखन पर सबसे पहले आप हमसे कहाँ फंस गए, कहाँ मिले? आलेखन वाले में सर मैं जो है कोशिश करता था, लिख नहीं पाता था। फिर आपकी जैसे मतलब और लाइब्रेरी थे, सारे लड़के देखते थे, तो फिर मैं भी थोड़ा सा लेके देखना शुरू किया, मज़ा आने लगा। फिर आपकी वही एक मूल बात कि भाई करो तभी होगा, करोगे तभी होगा। फिर धीरे धीरे करना शुरू किया, बनने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा मुझे। तो फिर वही ट्रैक पकड़ लिया। संक्षेपण के लिए आप बताते थे कि जो दैनिक जागरण में संपादकीय पेज आता है तो उसमें एक ऊर्जा वाला कॉलम करके छोटा सा आता, तो उसका मैं संक्षेपण या उसमें से कोई एक लाइन उठा करके व्याख्या देख लेता था। ये सारी चीज़ें वहाँ से हो जाती थी। अच्छा, व्याख्या पर सवाल आया। मैं क्लास पढ़ाते समय कई बार बताता था कि व्याख्या टू द पॉइंट लिखनी होती है। तो व्याख्या में शब्दार्थ लिखना, व्याख्या में प्रसंग लिखना। अब चूंकि आप टॉपर हैं, सबसे ज़्यादा नंबर पाए हैं, तो एक बार आप बता दें कि क्या करना चाहिए। नहीं सर, मैं व्याख्या में ये शब्दार्थ प्रसंग नहीं लिख पाया था। शब्दार्थ तो नहीं लिखा था, प्रसंग भी शायद नहीं लिखा था। संकेत लिख के सीधे सीधे उसको व्याख्या करनी है, और व्याख्या में आपका एक मूल मंत्र कि उसी बात को एक तरीके से कह रहे हो, फिर उसको दूसरे तरीके से कह दो, फिर उसको तीसरे तरीके से कह दो। उसमें क्या करो, थोड़े से उदाहरण ऐड कर दो। व्याख्या करनी, उसको बड़ा करना है, बड़ा हो गई, बड़ा हो गया। ये नियम है जो बता रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि अमरनाथ ने ईमानदारी मैं ही वो ये बढ़िया है, एक लाइन पकड़िए, फैला दीजिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक समस्या आती है जब टिप्पणी आदि के लिए अगर कोई सटीक मिले तो टिप्पणी कर देनी चाहिए, सटीक ना मिले तो जो एग्जामिनर पूछे वो जवाब देना चाहिए। मुहावरे लोकोक्तियों पर आपकी क्या राय है, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर के हैं? मुहावरे पे सर मूल मंत्र यही है कि मुझे लगता है आप कहे थे कि भाई अर्थ की प्रामाणिकता के लिए तो मैं हरदेव बाहरी की किताब फॉलो किया था। हरदेव बाहरी का वो फोटो स्टेट करवा लिया था, उसी से देखता था, अर्थ वहाँ हो जाता था। बाकी आप ये कहे थे कि उसका अर्थ ये जरूरी नहीं है कि आप हर वाक्य प्रयोग करें, उसमें अमेरिका और जो है इजराइल लाएं, पाकिस्तान भारत लाएं, भारत चीन लाएं, जो एकदम सटीक मिले। कोई एकदम सामान्य जीवन के उदाहरण हो, आप उनको लिखिए, वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। वही सर मैं किया हूँ। प्रशासनिक शब्दावली? जी, प्रशासनिक शब्दावली में सर मैं थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत किया था। इसमें मैं श्रेय देना चाहूँगा, एक हमारे सीनियर थे अनुराग वर्मा सर, तो हम लोग साथ वो भी परीक्षा दिए थे, बेचारे असफल रहे उसमें जो है। तो हम लोग साथ में सर बैठ के लगभग 1.5 साल थे साथ के, और जो लड़के दे रहे थे कह रहे थे कि अरे भाई ये तुम लोग कर पाओगे, इतने नंबर के लिए इतना लड़ रहे हो। हम लोग सर कम से कम उसको पढ़े होंगे 50 से 60 बार। 600 पेज की है, 650 पेज की है। केंद्रीय भाषा विभाग की है, जो केंद्रीय भाषा विभाग की सरल शब्दावली नाम जी से। जी सरल प्रशासनिक शब्दावली जी। पत्र के अभ्यास में आपने क्या किया? पत्र के अभ्यास में सर आप वही कहते थे बार बार कि ये जरूरी नहीं है कि एकदम कामा बिंदी भी जरूरी नहीं है, लेकिन मूल ध्यान उस पर जरूरी नहीं है। आप कितना शानदार उसकी विषय वस्तु डालते हैं, वो सबसे प्रभावशाली चीज़ है। वही बाकी सर आप जो प्रशासनिक पत्र हैं यहाँ के उदाहरणों के तौर पे कई उसमें प्रेषित किए थे, कई चीज़ें दिखाए थे, तो वहाँ से हो जाती हैं। अच्छा,
अर्धशासकीय पत्र के बारे में जी कि विषय लिखा जाए ना लिखा जाए, बड़ा शोर मचाते थे। मैं उस समय भी कहता था, और एक प्रश्न आया भी था सरकारी अर्ध सरकारी के अंतर वाला, तो इसके बारे में भी एक कन्फ्यूजन दूर कर दें। हाँ, वही है सर कि आपने कहा था कि अर्ध सरकारी पत्र में विषय नहीं लिखा जाएगा। विषय इसलिए नहीं लिखा जाएगा कि जब विषय लिखा जाता है तो चीज़ें निजी नहीं रह जाती हैं, वो औपचारिक हो जाती हैं। तो और शासकीय पत्र निजी होता है। अच्छा, ये सारणी के लिए मतलब क्योंकि वो एकदम अजनबी होता है, तो सारणी रूप के लिए क्या आप कॉपी वाइम में क्या किया आपने, कैसे आपने लाइन वाइन खींची, कैसे बनाया, ये भी बताएं। कॉपी में सर मैं उसके लिए लेके गया था स्केल, उसको बना करके फिर उसके जितने कॉलम बनते हैं कि क्रमांक है, पत्रांक है, फिर उसके बाद प्रेषक, प्रेषिती, विषय, फिर उसके बाद विषय एवं आशय वाले कॉलम में लास्ट में इस बार प्रतिलिपि भी दे दिया था। तो हमने प्रतिलिपि उसमें प्रेषित वो उसकी मतलब वर्णन कर दिया था कि इनको प्रतिलिपि भेजी गई है। यही सर। और प्रशासनिक शब्दावली, मुहावरे और हिंदी प्रीलिम्स के लिए और ये ड्राफ्टिंग वाले पोर्शन को हम लोगों ने जाना और समझा। अब असली खेल आता है निबंध। हमारे पास स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं कि हमको लिखना ही नहीं आता, हमसे 10 शब्द भी नहीं लिखे जाते। तो अब वो शब्द तो हम रोज़ रोज़ बताते हैं, हम चाहते हैं आज आप बताएं कि निबंध, अच्छा निबंध लिखने में मज़ा आने लगा है। एकदम सर, मुझे आपके पहले तो यही स्थिति थी कि मतलब लिखने का साहस ही नहीं होता था। आप कहे पहले कुछ लिखो, अपने बारे में लिखो, फिर चीज़ों को देख के लिखो, फिर ऐसे धीरे धीरे लिखते लिखते तुमको आने लग जाएगा। तो सर वही प्रक्रिया मैं अपनाया तो चीज़ें। अच्छा, निबंध की शुरुआत कैसे करें? निबंध की शुरुआत में सर मैं 2-3 तरीके अपनाया है। जैसे पहले वाले में मैं जो था भारतीय संस्कृति की प्रासंगिकता, उसमें मैं अयम निजः परोवेति, गणना लघु चेत सामुदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, उससे शुरू किया था। फिर अगले में था प्रौद्योगिकी और विकास वाला जो था, तो उसमें सर मैंने एक कहानी बना के किया था कि अब कहानी सर एग्जैक्ट नहीं याद है। वो तो उसी समय बने। हाँ। जब ये एक बात मैं कहना है कि जब आप सच में लिखने लगते हैं तो आपको लिखा हुआ याद नहीं रहता है। हमने कौन सा लेक्चर 4 दिन पहले दिया, आप हमसे पूछे तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि वो तुरंत निकलता है कहानी। अच्छा, ये अनियोजित विकास आदि में इसमें सर शायद मैं कहानी से शुरू किया था, और इसमें कोटेशन खूब डाले थे हमने। तो ये आपकी बातचीत रही, और बातचीत तो बहुत हो सकती है, जो ख़त्म ना हो ऐसी बातचीत हो सकती है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो पर अपने सवाल लिख जाइएगा, जितने हो। जैसे हम आलसी हैं वैसे जब समय आएगा कभी, क्योंकि अभी ये व्यस्त हो जाएंगे ज्वाइनिंग वाइनिंग का, तो उन प्रश्नों पर कभी विशेष चर्चा हमारा मन करेगा तो हम ज़रूर करेंगे। हम ही कर लेंगे, ये समीक्षा अधिकारी हो जाएंगे, बाबू साहब हो जाएंगे, तो इनको भी समय मिलेगा तो कभी इनसे भी करवा ली जाएगी। लेकिन आप अपने सवाल लिख जाइएगा। और एक बात ये समझ लें कि परीक्षा सिर्फ एक चीज़ जीवन का नियम बना ले, जो आपके हाथ की चीज़ है उसको बेहतर करिए। ये परीक्षा के आखिरी दिन, सारी परीक्षाओं में बोलता हूँ, आपके हाथ की चीज़ है कि आप जो सीख रहे हैं उसको बेहतरीन सीखें। तो आप अपने जो हाथ की चीज़ है उस पर काम करिए, और बाकी सफलता तो ईश्वर दे ही देता है। अपनी ओर से छात्रों को कुछ अपने मन की बात, इन सब औपचारिकताओं से परे आपके मन में कुछ आज बोलने का हो तो ज़रूर बोलें। सर मैं जो सीख पाया इतने दिनों में कि आप लगे रहिए लगातार, ज़्यादा से ज़्यादा समय सदुपयोग करिए, अच्छे मित्रों के साथ रहिए, पढ़ाई लिखाई संबंधी चर्चाएं कीजिए, अपनी मूल परिस्थिति में रहिए। यही सर मैं सीख पाया हूँ। घर परिवार के सपोर्ट के बारे में, और आपकी पढ़ाई लिखाई में घर परिवार से क्या आपको प्रोत्साहन और सपोर्ट मिला, इस पर भी ज़रूर कुछ चर्चा करें। इस मामले में सर मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे धनी व्यक्ति क्या बात है। सबसे धनी, मेरे घर जितना समर्थन शायद ही सर किसी के घर से मिलता हो। हमारे भैया फौज में हैं, बड़े अनुशासित रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को कोई छोटी बड़ी गलती करते हैं, रिजल्ट के आसपास हो, इतना प्रोत्साहन देते हैं, कोई उसकी बात ही नहीं है। और हमारे चाचा हैं, वो भी बहुत प्रोत्साहन देते हैं इस बात का कि लगे रहो, कभी न कभी होगा। तो घर परिवार वालों से भी, जो ये रैंक 1 इंटरव्यू देख रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे छात्रों को फ़ोन आते हैं जो हमसे कहते हैं घर वालों का दबाव है। आप जानिए कि ये जो तैयारी होती है ये बड़ी कठिन डगर है। छात्र अपनी आत्मा निकाल के रख देता है। आपका बच्चा जो सच में गंभीर है वो आप जान जाते होंगे।
जब वो आपके सामने तैयारी के लिए गिड़गिड़ाता होगा और वो समय मांगता होगा, तो आप जानिए कि वो जिम्मेदार है, और जो अगंभीर होगा वो भी पहचान में आ जाता है। तो यदि आपको रत्ती भर लग जाए आपका बच्चा गंभीर है, तो आप उससे टाइम मत पूछा करिए कि अब क्यों नहीं हुआ, दिल टूट जाता है उसका। सफल होकर के ये आप ये रैंक 1 का इंटरव्यू देख रहे हैं, इसलिए जानिए कि घर का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और आगे बढ़ करके आपकी पत्नी तैयार कर रही हो या आपके पति तैयार कर रहे हो, तो रोज़ रोज़ न पूछिए कि अभी हुआ कि नहीं हुआ। आपका दोस्त कोई मित्र हो, आप गांव में रहते हो और वो शहर में तैयारी कर रहा हो, तो जितनी बार मिले आप उसको ताने ना मारें, क्योंकि जब वो ऐसे बैठ के इंटरव्यू देगा तो बहुत भले आदमी है, ये नाम नहीं लिए, इनको भी कौन लोग सुनाए जरूर होंगे। लेकिन वो ऐसे इंटरव्यू बैठ के नाम ले ले तो ज़िंदगी आपकी पलीद हो जाएगी, तो ऐसे नहीं करना है। खैर, ये तो हास परिहास के लिए हमने कहा। तो बाकी हम आपको फिर से ये कहना चाहेंगे कि ये जो अध्यापक की पूंजी है आज आपके सम्मुख बैठी है, और अनिल को खूब सारी शुभकामनाएं। सचिवालय में काम, चूँकि बहुत सारे छात्र हैं, तो सचिवालय का काम एक जिम्मेदारी का काम होता है, उस जिम्मेदारी के काम को अब बखूबी निर्वहन करिएगा। और एक बात मैं फिर से कह देता हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य है कतई ये नहीं है कि आपको हम परीक्षा में पास करा दें। मैं सच कहता हूँ, मैं इस उद्देश्य से हम नहीं आए हैं। ये तो तुम हो ही जाओगे, तुम पढ़ोगे, तुम भीतर से सुलगोगे, तुम्हारे भीतर हिंदी आएगी, तुम सेलेक्ट हो ही जाओगे, हिंदी तुम बेहतर कर ही लोगे। लेकिन तुम जब किसी डिपार्टमेंट में पहुंचोगे, वहाँ हिंदी नहीं सुधारोगे तो खोपड़ी पे आके बैठेंगे तुम्हारी। सचिवालय में उपरोक्त नहीं होना चाहिए, उपर्युक्त चलना चाहिए, हिंदी के शुद्ध शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जिस भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाएंगे हिंदी की अलग जगाएंगे। ये गणित का आदमी, ये साइंस वर्ग का पढ़ा आदमी अगर आपको हिंदी पढ़ा रहा है तो खाली इस जलन को शांत करने के लिए, इस पीड़ा को शांत करने के लिए पढ़ा रहा है कि दुनिया में हिंदी को लेकर के बड़े भ्रम हैं। इन्हीं से बात कर ले। मैं अभी बात कर रहा था तो इन्होंने कहा था कि शुरू में तो रट लेते थे। ये जो रटना है ये हिंदी में नहीं है। भाषा आपके भीतर की चीज़ है, आपके भाव की चीज़ है, आपके भीतर से वो निकलने वाली चीज़ है। आप सोचते हैं तो हिंदी में सोचते हैं, तो हिंदी के प्रति प्रेम भाव बनाए रखिएगा, हिंदी के प्रति आपके भीतर आदर और सम्मान का भाव रहे। और बस यही शुभकामना आप सबके लिए। तैयारी आप इनसे सीखें, यह भी शुभकामना आपके लिए। और आपको अनिल, मैं ईश्वर से, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि आपको जीवन में खूब उत्तरोत्तर उन्नति दें, खूब प्रगति दें, और आप ऐसे ही सदा हंसमुख मुस्कुराते रहें, जीवन में कभी कोई दुख आपको ना मिले। एक आखिरी बात यदि कोई कहना चाहे धन्यवाद के तौर पर, तो सर विशेष रूप से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपसे जुड़ करके मुझे खुद नहीं विश्वास था कि मैं पहले किसी तरीके से वो तरस रहा था कि मतलब सिलेक्शन हो जाए, और हो गया पहली रैंक पे। तो सर बहुत, मैं सुबह उठते ही लगभग 7-8 फ़ोन किया आपको कि सर को मैं थोड़ा सा जल्दी से बता पाऊँ। यही है सर। असल कहानी ये है कि मैं जितने इंटरव्यू लेता हूँ उसमें खूब बदकही निकलती है। आज हम इतने भीतर से वो शब्द नहीं मिल रहे, सच में शब्द नहीं मिल रहे। और यही हाल सवेरे इनका था। पहले जब इनका पहले इन्होंने फ़ोन किया तो फिर उसके बाद जब मैंने पलट के कॉल की तो मैं थोड़ी देर शांत था, क्योंकि मुझे मालूम था, इन्होंने बता दिया था कि हम रैंक 1 सर अनिल पांडे हम हैं और रैंक 1 निकला है। तो ये आनंद आप हमको दें, बस इसी दिन के लिए पढ़ाता हूँ। और हम चाहते हैं इसी तरह इस कुर्सी पर बैठ कर के हम आप बतियाएं, और बाकी आपको गाइडेंस और सजेशंस मिलते रहेंगे। हमसे तो सदैव मिलते ही रहते हैं, कभी कभार इनसे भी मिल ही जाया करेंगे। अब तो अभी हमारे नगर के निवासी हो गए, हंसरते क्या कहते हैं, नहीं, अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं या मैं अपने जितने शहरों में रहा, कि अगर बसने के लिए कोई शहर है तो लखनऊ है। अब आप भी लखनऊआ हो गए हैं, तो आपको लखनऊआ होने की बधाई। और बाकी खूब आनंद रहे आपके जीवन में। इसी शुभकामना, इसी नोट पर आज के एपिसोड को ख़त्म करूँगा। और ख़त्म करते हुए एक शेर ज़रूर कहूँगा कि आज शेरों नहीं याद आ रहे हैं। हाँ, तो चरागों, हाँ, चराग आ गया। एक बड़ा गजब शेर है कि चराग का रूपक उम्मीद से है कि चरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। ज़िंदगी में जब तक सफलता ना मिले तब तक थोड़ी थोड़ी अंधेरेपन होते ही हैं। हमारे इर्द गिर्द उतना उजाला नहीं होता कि हम प्रकाश में आ जाएं। जिस दिन सिलेक्शन होता है उस दिन आप स्वतः प्रकाश में आ जाते हैं। तो चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो इसी बतकही के साथ आज के एपिसोड को करेंगे यहीं ख़त्म। तब तक के लिए जय हिंद।